उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर के अंदर होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से क्लास हम लोगों का ऑफ चल रहा है, ठीक है। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाएगी। और अभी जिस तरीके से सिचुएशन आ चुका है, वैसे में घर के अंदर रहना ही ज़्यादा सुरक्षित है। पहले जान बच जाए तब फिर आगे सोचा जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है ना कि बंद रहते रहते घर के अंदर रहते रहते ज़्यादा मन नहीं लग रहा होगा, टाइम पास ठीक से नहीं हो रहा होगा, तो हम सोचे कि कुछ टाइम पास करने के लिए सप्ताह में 2 दिन भेज दिया करेंगे आप लोगों को, है ना, जिसमें कुछ काम करना है। उससे आपका टाइम अच्छी तरह से पास हो जाएगा। मतलब टाइम पास करने में हम आपका कुछ मदद करने का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मदद करने का काम ये करने जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए कि सप्ताह में 2 दिन यूट्यूब का लिंक जाएगा आपके पास, ठीक है। उस लिंक में चैप्टर को समझा दिया जाएगा। चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ बात कर लेने के बाद उसमें क्वेश्चन जो बनने वाला होगा उसको भी समझा दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनता नहीं बनता। सारा कुछ जैसे क्लास में चलता था वैसे चला दिया जाएगा। उम्मीद है कि काम के अकॉर्डिंग कि आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उतना के बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, बनने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सएप पे हम सॉल्यूशन भेज देंगे, फिर आपके साथ कॉल में आकर के उस चीज़ों को लाइन बाय लाइन एक एक करके एक एक चीज़ें समझा देंगे, कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करें। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, उस क्वेरी को हम पूरा करें, ठीक है। और इसके बाद हम जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिसेस मैट्रिसेस जो चल रहा था वो मैट्रिसेस को अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो ज़्यादा मार्क्स का आता है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है ना, क्योंकि वो जो चैप्टर है उससे बहुत सारा चैप्टर रिलेटेड होता है। कुछ चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स का रहा है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हम किसी चैप्टर को इसलिए भी बोलते हैं कि वो चैप्टर बाकी और चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वेटेज रखता है, ठीक है। अगर वो चैप्टर मेरा कमांड नहीं रहेगा तो आगे का इंटीग्रेशन और भी चीज़ें जो है वो नहीं कमांड हो सकेगा। तो तकरीबन 44 मार्क्स का मेरा जो ये है वेटेज है वो हाथ से चला जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कैलकुलस में आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैलकुलस है क्या। फिर बात करेंगे कि हमको कैलकुलस में क्या पढ़ना है, या फिर कैलकुलस का सिलेबस क्या है। इन दोनों बात में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम निकलता है। फिर आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस, कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेंगे। फंक्शंस के बारे में इसलिए जानेंगे हम लोग क्योंकि जब हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे ना, तो फंक्शंस का काफ़ी यूज़ है, फंक्शंस का ही खेल है, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी में डीजल का एक रोल होता है ना, उसी तरीके से बिना डीजल का वो नहीं चल सकता। बाकी सारा पार्ट ठीक हो, लेकिन अगर डीजल ना हो तो गाड़ी सारा पार्ट बेकार हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमको फंक्शन का नॉलेज ना हो, बाकी सारा कुछ हम जान रहे हैं, तो कैलकुलस का गाड़ी हम नहीं चला सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जानेंगे कि उसका कुछ बेसिक फार्मूला होता है डेरिवेटिव के लिए, वो जानेंगे। जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे, तब पूरे डिटेल से ये बता पाएंगे हम आपको, या फिर आपको ये समझने में आसानी होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर आगे वर्ड आता है डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है,
इंटीग्रल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप बुक को देखिएगा जरूर, लेकिन बुक में ये अकबका मत जाइए, हड़बड़ाइएगा मत कि सर ये चीज़ छोड़ दिए, सर वो चीज़ छोड़ दिए, सर ये चीज़ छोड़ दिए, क्योंकि अभी तो मैं आपके पास नहीं हूँ ना। तो आप सोचोगे कि वह सामने रहने पे आप पूछ लेते थे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जब आप दूर रहोगे तो काफ़ी चीज़ें पूछ नहीं पाओगे तुरंत। तो इसलिए अकबकाना नहीं है, सारे पैसेंस रखना है। मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके बताऊँगा, और जो जितना एक दिन में वहाँ हो पाता था इतना यहाँ हो नहीं पाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि हम लोग के पास ब्रॉडबैंड वगैरह है नहीं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाला नेट तो है नहीं जो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस, सबसे पहले हम ये समझाएंगे आपको कि जैसे मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये मेरा कोई भी पानी का, अगर ऐसा समझ लेते हैं कि ये मेरा कोई पॉन्ड है या कोई तालाब, ये कहें कि कोई तालाब है, उस तालाब में जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ पे एक सर्कल बनता है ना, एक वृत्त बनता है। और आपको पता है कि वृत्त, हर वृत्त का एक क्या होता है, तो ये मेरा त्रिज्या होता है, या हर सर्कल का ये कहें कि रेडियस होता है। ठीक, मान लीजिए कि इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि r है। ठीक है, और टाइम को t मान लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि पानी में पत्थर जब हम फेंके तो तुरंत जो है इतना बड़ा सर्कल बना, फिर 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, फिर आगे हम जब चलेंगे कुछ देर के बाद, फिर उतना ही टाइम के बाद तुरंत एक सर्कल और बन जाएगा। इस तरीके से बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब सर्कल दिखना बंद हो जाएगा। तो वहाँ से हम ये बता सकते हैं आपको कि फर्स्ट सर्कल जब बना होगा तो उसका जो रेडियस होगा, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ होगा। फिर तुरंत मान लिए कि ये 4 सेंटीमीटर का बना होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद ये हो गया होगा कितना, 8 सेंटीमीटर, ऐसा मान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि 4 से 8 हुआ, फिर हो सकता है कि 12 हो गया होगा तीसरा सेकंड में, फिर चौथा सेकंड में क्या हो गया होगा, 16 सेंटीमीटर हो गया होगा। तो आप ये बोलोगे कि सर हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में जो रेडियस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वो कितना बदल रहा है, तो बोलोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो ये बोल सकते हैं ना कि सर डेल्टा आर स्मॉल चेंज हो रहा है, तो डेल्टा आर किसके चेंज होने से, तो बोला चेंज इन टाइम, कि टाइम के बदलने से रेडियस में चेंज आ रहा है। ठीक है, हम मैथ्स के दुनिया में जब आ जाते हैं ना सर, तो इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी। मतलब टाइम में चेंज आने से, टाइम में क्या चेंज आया कि यहाँ से यहाँ 1 सेकंड जैसे ही बढ़ा, 1 सेकंड जैसे ही चेंज हुआ, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर नहीं रह गया, ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। बात आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो फिर जैसे ही ये टाइम 2 सेकंड से 3 सेकंड हुआ, ये रेडियस 8 ना तो 4 सेंटीमीटर रह गया और ना 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकेंगे कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है सर, इसका रेडियस भी बदल रहा है, 4 से 8 सेंटीमीटर हो रहा है, 8 से 12 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम मैथ्स के भाषा में दिखाएंगे ऐसे, dr/dt, यानी कि लिखेंगे ऐसे कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक ना, उसी तरीके से मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए आप कि ऐसा समझ लेते ना कि चलिए कि कोई, चलिए टमाटर है, ऐसा समझ लीजिए कि टमाटर को हम टी बोल रहे हैं। ठीक है, और अब उसका रेट जो है, हम जब आज गए तो समझ लेते हैं कि 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया है,
अब जब कल गए तो इसका प्राइस हो गया 80 रुपया, ठीक है। फिर कितना वो हो गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फिर 80 रुपया हो गया, फिर अगले दिन जाएंगे तो 120 रुपया हो गया, फिर 160 रुपया हो गया, फिर 200 रुपया हो गया। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो हर एक दिन कितना बढ़ रहा है, हर एक दिन 40 रुपया बढ़ रहा है। तो ये टाइम के बदलने से, टाइम के बढ़ने से, टाइम में चेंज होने से इसके प्राइस में भी चेंज आ रहा है ना जी। तो आप क्या लिख सकते हो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी। यहाँ दोनों टी इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये टी बता रहा है टाइम, लेकिन ये टी का मतलब है टमाटो या टमाटर जो कहे। तो उसी तरीके से कि इसके प्राइस में चेंज आ रहा है, तो सिंपल एक चीज़ समझना है कि किसी एक के चेंज होने से किसी दूसरे में चेंज आता है, तो उस चीज़ को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कंप्लीट समझ में नहीं आया होगा। अब आ जाते हैं आपके हम बुक वाले भाषा में, क्या बोलता है बुक वाला सो सुनिए। जैसे एक फंक्शन लेते हैं और आपको पता है कि ये फंक्शन जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये x मेरा क्या है, फंक्शन है, जिसमें हम इसको डोमेन कह सकते हैं और इसको रेंज कह सकते हैं, ठीक ना। अब अगर हम ऐसे लेंगे साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा, तो यहाँ ये थीटा जो है डोमेन है, ये y मेरा रेंज है। ये सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं क्लास में, फर्स्ट ही क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में किए होंगे, इसलिए ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये थीटा मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज, ठीक। हम इस पे दूसरे भाषा में इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि इसमें दोनों वेरिएबल है सर, दोनों वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। एंगल कुछ भी ले सकते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 500 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एंगल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऐसा आएगा। अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमको y का वैल्यू 1 चाहिए, तो हम कभी भी 1 नहीं आ सकता है। जब हम यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे, या फिर ये कहें कि जहाँ जहाँ 1 आता होगा, साइन जिस एंगल पे 1 देता होगा, वहीं वहीं y का वैल्यू 1 होगा। तो कंडीशन डिपेंड है ना ये, कि सर ये बोल रहा है कि थीटा जब ये होगा ना तभी हम 1 हो सकेंगे। फिर y बोलता है कि थीटा अगर 3π/2 होगा ना तभी हम 1 हो सकेंगे। तो यहाँ कंडीशन पे ये इस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, लेकिन थीटा y पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। तो हम कह सकेंगे कि थीटा भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। उसी तरीके से x का वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आना है। अगर x का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू 4 आना है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए y का वैल्यू 4 कब आएगा, तो आप हमसे ये कहोगे कि जब x का वैल्यू 2 होगा। इट मीन्स क्या है कि x पे डिपेंड कर रहा है कौन, y। वेरिएबल दोनों है, हम x को भी वेरिएबल कह सकते हैं, और x को भी वेरिएबल कहेंगे, y को भी वेरिएबल कहेंगे, लेकिन यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसका डिपेंडेंट, तो x का डिपेंडेंट। यहाँ भी उसी तरीके से थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y किसका डिपेंडेंट है, तो थीटा का डिपेंडेंट है। अब आते हैं डायरेक्ट, तो क्या कह रहा है हमसे कि अगर इसमें बदलाव आता है, या फिर ऐसे समझिए, इसको ऐसे लिखते हैं कि थीटा में बदलाव आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से इस डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है, किस रेट से बदलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। किसका डेरिवेटिव, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब उसके होने या नहीं होने से। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर है आपके पास, आप बोलोगे हाँ सर है, तो हम फिर आपसे ये कहेंगे कि ऐसा समझ लीजिए कि x बराबर 1 लिए, तो या फिर यहाँ लिखिए, एक सेकंड रुकिए, जब x 1 हो रहा है तब y कितना आ रहा है, 1। जब x 2 हो रहा है तब y कितना आ रहा है, 4। कैसे लिख रहे हैं सर y 4, बोला यार इसके हिसाब से
एक्स के जगह में 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी y बराबर 1, तो y बराबर 1 लिखे। एक्स के जगह में 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर y बराबर 4 आ जाएगा। फिर जब तुम एक्स के जगह में 3 लोगे ना तो y के जगह में 9 आ जाएगा। फिर जब आप लोगे एक्स के जगह में 4 मेरे भाई तो y के जगह में 16 आ जाएगा। ये बात से सहमत हो? तो आप बोलोगे हाँ सर है सहमत। तो यहाँ देखो कि x पहले जितना था उससे कितना बढ़ा, बोलोगे उससे डायरेक्ट डबल हो गया। तो जब ये x अपने से खुद से जितना था उतना से डबल हुआ तब y कितना बढ़ा, तो बोलोगे सर यहाँ पे जानते हैं डबल हो रहा है लेकिन यहाँ पे 4 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि इस फंक्शन में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 2 गुना रेट से बढ़ता है तो इसका बढ़ने का रेट कितना है, तो बोला 2। तो लेकिन इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका बढ़ने का रेट कितना है, बोला 4 है सर। बोला इसका मतलब इसका डबल, बोला हाँ डबल, मतलब x जितना है उसका डबल। यही कहानी है, ठीक है। तो सिंपल हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अब बढ़ने का रेट कुछ भी होगा, बस इतना जान लीजिए कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का बढ़ने का रेट उसका 2 गुना होगा। इसका मतलब हुआ कि x अभी 2 गुना रेट से बढ़ रहा है तो उसका डबल y 4 गुना रेट से बढ़ रहा है। अगर ये 4 गुना रेट से बढ़ेगा तो ये 8 गुना रेट से बढ़ेगा, ये 16 गुना रेट से बढ़ेगा तो ये 32 गुना रेट से बढ़ेगा, ठीक है। हम ये बात इसलिए बताते रहे हैं क्योंकि अभी हम 1 से 2 में गए, हो सकता था कि 1 से 4 में जाएंगे, 1 से 8 में जाएंगे ना, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए हम डायरेक्ट बता दिए कि ये किसी भी रेट से बढ़े, क्योंकि नंबर मेरे पास इनफाइनाइट है। अभी 1 से 2 ही थोड़ी ले सकते हैं जी, डायरेक्ट हम 1 से 4 ले सकते हैं, 1 से 16 ले सकते हैं, 1 से 32 ले सकते हैं। तो ये कितनों गुना रेट से बढ़े बस उसका डबल कर देना है, y उतने ही गुना रेट से बढ़ेगा। ये सिंपल है, ठीक ना। तो ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, सिंपल। या इसी को आगे हम लोग डेरिवेटिव के नाम से भी जानेंगे। थोड़ा सा चेंज आता है, हम आपको बताएंगे, या तो बस समझिए कि कुछ चेंज नहीं आता है। तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो हम मैथ्स के जिस ब्रांच में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी को कहते हैं, या उस मैथ्स का जिस जिस ब्रांच में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम रखते हैं किस में, तो उसको रखते हैं कैलकुलस में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि दूसरा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है कि सिलेबस ऑफ कैलकुलस, या फिर कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पहले भी बात किए होंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लीजिए कि उसके सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो ये है, पहले तो जानिए कि कैलकुलस का 2 पार्ट है। पहले एक ही पार्ट था लेकिन पढ़ने में आसानी हो सके इसलिए इसका 2 पार्ट कर दिया गया। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, तो अभी हम आपको बताएं कि कैलकुलस का 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएबिलिटी और एक इंटीग्रल। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम कैलकुलस के जिस पार्ट को सॉल्व करेंगे या जिस पार्ट को पढ़ेंगे, जिस पार्ट को पढ़ने के लिए हमको डिफरेंशिएशन, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ्स का कैलकुलस के जिस पार्ट में, उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस में रख देंगे। और जहाँ इंटीग्रेशन का बात आएगा, जहाँ इंटीग्रल का बात आएगा, हम उसको इंटीग्रल कैलकुलस कहेंगे, सिंपल है। अब हमको क्लास 12th में फ़िलहाल क्या क्या पढ़ना है सर ये कैलकुलस में, तो पहला हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरा उसी का एप्लीकेशन कि उसको रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अपने रियल लाइफ का, ठीक ना। फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वही बात कि रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या कहाँ कर सकेंगे। फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप फिजिक्स वाले टीचर के अकॉर्डिंग बात करोगे ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो बोले कि किसी बड़े चीज़ को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, उनके हिसाब से वो भी सही है, हम जो बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग इसलिए वो बोलते हैं कि बड़े चीज़ को छोटे छोटे तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब बड़ा, ये छोटे चीज़ को बड़ा करना, क्योंकि उनका यूज डायरेक्ट पढ़ाना रहता है, यूज करना रहता है, तो वो उस चीज़ को वहाँ डायरेक्ट समझा सके, इसलिए वो डायरेक्ट ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, अब इसमें कुछ फंक्शन
के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं कि हम फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है और क्या हमको इसका यूज़ किस तरीके से आएगा, वो तो आगे पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या फंक्शन है, किस किस तरीके के कौन सा फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होंगे ना, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है भाई, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आपको उसका किसी और चीज़ में ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंगल में ध्यान देना है। तो आपको पता रहेगा तब ना मेरे भाई कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब इन सब चीज़ के बारे। अब वहाँ हम बताने से ये थोड़ी बोलेंगे कि सेक साइन का एंगल में ध्यान दीजिएगा, कॉस का एंगल में ध्यान दीजिएगा, टेन का एंगल में ध्यान दीजिएगा, फिर कॉट का एंगल में ध्यान दीजिएगा, फिर सेक का एंगल में ध्यान दीजिएगा, फिर कॉसेक। ऐसा तो एक एक करके तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे मेरे भाई कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर ये रहता है तो तुमको ये काम करना है, ऐसा रहता है तो ऐसा करना है। तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब सबका बात कर रहे हैं। बोलेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन रहेगा, तो वहाँ आपको खुद समझ लेना पड़ेगा कि लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तमाम चीज़ों का तमाम तरह का चीज़ें हो सकता है। इन्वर्स नाम लेंगे तो ये सब समझना पड़ेगा, अलजेब्रिक नाम लेंगे तो ये सब समझना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन हम किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ठीक है, किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं आपको हम, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, वाई का वाई टू दी पावर 4 है, फिर 4 है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4x है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक्स और वाई नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है। वो आपको फंक्शन में पता चल जाएगा कि कौन फंक्शन है और कौन कांस्टेंट है। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल दिए कि ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक फंक्शन ही होगा हमेशा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे लिख देगा ए एक्स लिख देगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि एक्स फंक्शन है, लेकिन ए क्या है, तो ए एक कांस्टेंट के जैसा है। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल लेटर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो अलजेब्रिक फंक्शन है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो वैसा वैसा केसेस जहाँ आएगा वो हम बात करेंगे। आगे है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन मतलब साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। और इस चीज़ को हम डोमेन कहते हैं। जितना भी बात कर रहे हैं सब ज़रूरत का बात है भाई, ऐसा नहीं समझना है कि बस फिजूल की बातें हो रही है, टाइम पास करने के लिए मजाक से बोल दिए शुरू में, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करने का बातें हो रहा है, ठीक है। काम का चीज़ें हैं, ये इसमें ज़रूरत लगेगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा। तो हम ये साइन इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको कॉस इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको टेन इन्वर्स एक्स, इसको कॉट इन्वर्स एक्स, इसको सेक इन्वर्स एक्स, इसको कॉसेक इन्वर्स एक्स। और इस फंक्शन में ये एक्स कहलाएगा डोमेन। इसके प्लेस पे जो भी चीज़ें आएगा वही डोमेन कहलाएगा। अगर इसकी जगह में एक्स आ रहा है तो अभी इसका डोमेन एक्स है। अगर इसकी जगह में वाई आ जाएगा तो उस समय इसका डोमेन वाई होगा। उसी तरीके से यहाँ भी अगर यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स साइन एक्स, तो हम ये समझ के चलेंगे उसमें काम करने टाइम कि साइन एक्स ही इसका डोमेन है। मेरे कहने का सिंपल सा यहाँ मतलब है कि जैसे हम ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कॉस इन्वर्स है, यहाँ एक्स ना लिख करके लिख देंगे साइन इन्वर्स। तो जो रूल हम जहाँ रूल बात करेंगे वहाँ बोलेंगे कि इन्वर्स वाले फंक्शन में भाई ऐसे करना है, तो पहले डोमेन को देखना है, इसको ये करना है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही मिले, कोई भी फंक्शन मिल सकता है। तो आपको उसके साथ भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप एक्स के साथ ट्रीट करते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लॉगरिदमिक फंक्शन है, ये इसका डोमेन कहलाता है कौन, एक्स, ठीक है। यहाँ इसके जगह हम जो भी चीज़ें आएगा उसको डोमेन कहेंगे, ठीक। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या अब यहाँ भी डोमेन बोलेंगे? बोले नहीं भाई, ये डोमेन जरूर कहलाता है, लेकिन हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये एंगल है। हालांकि डोमेन भी कहेंगे इसको, डोमेन और एंगल दोनों कहेंगे इसको, लेकिन हम वहाँ आगे जहाँ बात करेंगे वहाँ एंगल बोलेंगे। तो आपको ये समझना है एंगल, और इन्वर्स वाले में याद रखना है डोमेन, ठीक है। तो ये इसका एंगल एक्स है, इसके जगह में थीटा भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और फिर आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो बोला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या मेरे भाई, किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आ जाए। जैसे 3 का पावर वाई भी आ सकता है, 3 का पावर
थ्री का पावर जेड भी आ सकता है। तो ये किसी भी कांस्टेंट का पावर वो वेरिएबल, हाँ याद रहे कि वो जो ये होगा क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ ये जो कांस्टेंट होगा वो टू से बड़ा होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए कि ई का पावर एक्स है, जहाँ ई एक इरेशनल वैल्यू है, ई कोई वेरिएबल नहीं है। ई जो है वो एक इरेशनल वैल्यू है, जिसका वैल्यू इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू टू से थ्री के बीच में होता है। ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, एक दो एग्जांपल लेके दिखा दिए कि नंबर होगा तो किस तरीके से होगा, उसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है। हाँ इसको हम इसके पावर को देखेंगे जब हम फंक्शन आगे काम करेंगे, तो ध्यान रखना है कि इसको हम पावर को पे बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो कल हम डायरेक्ट आ जाएंगे कि हमको डिफरेंस किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और उस चीज़ पे काम कैसे करते हैं नहीं करते हैं, सारा बात कल ही करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 2 महीना बाद 4 महीना बाद, हर 7 दिन के डिफरेंस 7 दिन के अंदर आपके पास 2 वीडियो जाएगा। ठीक है। और उस 2 वीडियो में क्या करना है, तो 2 वीडियो जाएगा ना, उस 2 वीडियो में आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। मतलब अभी जो बोले वो इसके बाद वाला जो डिफ्रेंसिएशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे हम। ठीक है। तो तब तक के लिए आप अगर बुक चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो फिर 2 दिन के बाद जब अपलोड करेंगे तो उसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें नहीं करते हैं, सारा कुछ बता देंगे आपको। ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर बात करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बस पढ़ते रहिए रूम के अंदर, है ना।